हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम बूस्टर 3। इसके अंदर हम काइनेटिक्स के कुछ न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए सीधा आपसे पूछा जा सकता है या इससे रिलेवेंट कोई कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे बन सकता है। समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। इसमें दो वैरायटी बनेगी, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ए रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स, the rate constant are K1, K2, K3 respectively. The overall rate constant K is equal to K1 की पावर 3 by 2, K3 की पावर 2 by 3 divided by K2 की पावर 1 by 4. If activation energy of each steps are 50, 500 and 90 kilojoule respectively, then overall activation energy of the reaction. आपको केवल ओवरऑल रेट कांस्टेंट दिया है और आपसे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अब तक इस पर क्वेश्चंस आया नहीं है, आया है तो किस लेवल पे आया वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस एडवांस लेवल पे सवाल क्या बनेगा उसको समझना। इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम थोड़ा पहले इसकी फंडामेंटल नींव की तरफ जाते हैं कि इसका बेसिक क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो समझना, बेसिक के अकॉर्डिंग यदि हम चले तो मैं आपको सबसे पहले इसको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होता है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ओवरऑल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है, उस सबको पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेनेशन करता हूं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहां पर समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये कहता है कि मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन है, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट P। ये आपकी क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान ली हमने। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो आपका रेट लॉ आएगा, इसका जो ऑब्जर्व रेट लॉ आएगा वो क्या निकल के आता है उसको समझिएगा। वो आता है आपका रेट इज इक्वल टू K1 K2 की पावर 2 K3 A की कंसंट्रेशन की पावर 2 B। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात कि ये आपका ऑब्जर्व्ड रेट लॉ आता है किसके लिए, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ये तो हो गया आपका रेट लॉ जो ऑब्जर्व आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो होता है, सिंपल जो रेट लॉ कहता है वो रिएक्शन का, वो क्या कहता है उसको समझिए। वो कहता है आपका कि रेट इज इक्वल टू K A की पावर 2 B। ये इक्वेशन नंबर 2। ये आपका किस पे बेस है, सिंपल रेट लॉ के अकॉर्डिंग, और ये आपका ऑब्जर्व किया गया है इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो इन दोनों को जब मैं कोरिलेट करता हूं तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यदि मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मैं देखता हूं कि K इज इक्वल टू K1 K2 की पावर 2 एंड K3। आप देखिए, इसको कंपेयर करेंगे तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल आता है, और ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है K ऑब्जर्व। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से समझते चलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ये आपका निकल के आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका K। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद अब हमको समझना है, जैसे ये निकला इसके अंदर ये K1 K2 K3 क्या है, इसकी जो इंटरनल जो रिएक्शन हो रही थी उनके क्या है, रेट कांस्टेंट। उन रेट कांस्टेंट को हम यदि इंडिविजुअली आरएमएस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, अब उसको समझना, एक बार उसको समझने की कोशिश करना। ये हमने लिख दिया है। अब देखो, इस चीज को मैं एक बार आपके सामने टॉप पे लिख देता हूं कि K इज इक्वल टू K1 K2 की पावर 2 K3। ये आपकी इक्वेशन 3 निकल के आ गई। अब अकॉर्डिंग टू आरएमएस इक्वेशन हम जानते हैं K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA बाई RT। यही होता है आपका। क्लियर है मेरी बात? अब समझिएगा,
इसके अंदर क्या होता है कि यदि मैं इंडिविजुअल यदि 1 के लिए बात करूं रेस्पॉन्स है, 2 के लिए बात करूं, 3 के लिए बात करूं, तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी इक्वेशंस बनेगी। किस प्रकार से समझना, मैं यदि k1 की बात करता हूं तो k1 इज इक्वल टू उसी के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a1 आएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी 1 वाले के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाय RT। क्लियर है यहां तक? यदि मैं 2 की बात करता हूं तो k2 इज इक्वल टू a2 एक्सपोनेंशियल की पावर e2 डिवाइडेड बाय RT। सेम थिंग यदि मैं k3 की बात करता हूं तो k3 इज इक्वल टू a3 एक्सपोनेंशियल की पावर e3 बाय RT। क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंडिविजुअल निकल गया। इस इंडिविजुअल को मैं ये जो आपका निकल गया इक्वेशन नंबर 4 कह दूं मैं इनको ओवरऑल, तो इसको यदि मैं इसके अंदर पुट करता हूं इन डाटा को k1 k2 k3 की यदि वैल्यू इसके अंदर मैं पुट करता हूं तो समझिएगा किस प्रकार से आपका ये रिप्रेजेंटेशन बनेगा। देखो इसको मैं इसमें पुट करता हूं तो आपका जो k है वो क्या हो जाएगा a1 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस e1 बाय RT, a2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस e2 बाय RT की पावर कितना है 2 की पावर 2। नीचे क्या आ जाएगा a3 एक्सपोनेंशियल की पावर e3 बाय RT। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया, सिंपल इन डाटा को मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया। क्लियर है यहां तक मेरी बात? जैसे इस डाटा को मैंने इसके अंदर पुट किया, अब समझिएगा क्या होगा। अब इसको समझिएगा, अब मैं इसको खोल के लिखता हूं तो पावर जब इसके साथ पावर मल्टीप्लाई होगा तो किस प्रकार से होगा उसको समझो। यहां पर इसकी पावर 2 हो जाएगी और जब एक्सपोनेंशियल की पावर होती है तो ये 2 इसके आगे आ जाता है। क्लियर है यहां तक मेरी बात? समझिए कैसे। तो आपका जो k बनेगा वो क्या हो जाएगा a1 एक्सपोनेंशियल की पावर e1 बाय RT डॉट मल्टीप्लाई है a2 का क्या है इसको आया तो a2 की पावर 2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2 e2 डिवाइडेड बाय RT। समझ में आ रही है मेरी बात कि ये वाला एक्सपोनेंशियल की पावर में जब होता है तो ये ऊपर वाली टर्म के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाता है। नीचे क्या है आपका सेम a3 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस e3 बाय RT। अब समझिएगा जैसे ये आया, अब हम क्या करेंगे इस वाली टर्म को भी ऊपर लेके जाते हैं तो देखो k इज इक्वल टू a1 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस e1 बाय RT, a2 की पावर 2। क्लियर है यहां तक मेरी बात? एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2 e2 की पावर डिवाइडेड बाय RT। क्लियर है? ये हमने लिख दिया। अब समझो इस वाली टर्म को यदि मैं अभी नीचे लेकर रखता हूं, देखना एक बार a3 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस a3 बाय RT। अब यहां पर देखो एक्चुअल में क्या होगा कि यहां पर a1 a2 की पावर 2 और a3 को मैं कॉमन एक तरफ ले लेता हूं क्योंकि ये डाटा आपका एक साथ चला जाएगा। समझिएगा कैसे। आपका निकलेगा k इज इक्वल टू a1 a2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय a3। ये एक तरफ हो गया। इस वाली टर्म को लिखता हूं मैं, पहले वाला क्या था एक्सपोनेंशियल की पावर e1 बाय RT। सेकंड क्या है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2e2 डिवाइडेड बाय RT। नेक्स्ट क्या है e3। ये वाली टर्म जैसे ऊपर जाएगी साइन क्या हो जाएगा चेंज, साइन चेंज होता है क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर जो माइनस था वो प्लस e3 बाय RT। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेसिकली कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब समझिएगा इस वाली टर्म को मैं जब इनमें क्या करता हूं कॉमन लेता हूं मैं, e1 e2 e3 डिफरेंट है बाकी सब कॉमन है तो कॉमन टर्म लेता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगी अब समझना है। देखो k इज इक्वल टू a1 a2 की पावर 2
A3। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल की पावर यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूं इन तीनों में, तो माइनस कॉमन लेते ही आपका अंदर आएगा E1, माइनस अंदर गया तो ये पॉजिटिव हो गया 2E2, और ये प्लस था माइनस के साथ हो जाएगा माइनस E3 डिवाइडेड बाय कॉमन तीनों में क्या है RT। तो ये आपका निकल के आ गया, ये इक्वेशन बन गया आपका 5, इक्वेशन नंबर 5 बन गया आपका। अब समझना ध्यान से अगली चीज क्या इंपॉर्टेंट, जैसे ये बना इसको मैं क्या किससे लिंक करूंगा, आपका आरएनएस इक्वेशन की, बेस जो आपकी इक्वेशन है। बेस इक्वेशन क्या है उसको समझिएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट समझा रहा हूं, कंसेप्ट समझ में आ गया, इसको हम ट्रिकली सोल्व करेंगे कैसे वो देखना। जैसे ये बना आपका, अब क्या करूंगा कि इसको मैं आरएनएस की बेस इक्वेशन क्या कहती है कि के ऑब्जर्व इज इक्वल टू ए ऑब्जर्व एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय आरटी। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 6। इसको यदि मैं इसके साथ कंपेयर करूं, ध्यान से देखना, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो देखो एक डाटा मुझे मिलता है ए ऑब्जर्व का, और इसको कंपेरिजन में देखिए आप, ये डाटा मुझे ए ऑब्जर्व के इक्वल लेके जा रहा है। तो आपका ए ऑब्जर्व क्या निकल के आ रहा है, ए ऑब्जर्व आपका निकल के आ रहा है A1 A2 की पावर 2 एंड A3। ये तो हो गया आपका ए ऑब्जर्व। यदि मैं एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल की बात करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ रही है, माइनस ई ऑब्जर्व इज इक्वल टू, ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी माइनस E1 प्लस 2E2 माइनस E3। यदि मैं इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दूं तो ये मेरा क्या हो गया, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपकी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी निकल गया ओवरऑल, क्योंकि हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया बेस इक्वेशन से, और ये आपका आ गया यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का ओवरऑल पार्ट। और के हमने फाइंड आउट कर ही लिया था पहले कि के ऑब्जर्व बराबर क्या आया था आपका K1 K2 की पावर 2 एंड K3। ये आपका तीनों की तीनों टर्म आपके सामने निकलकर आ गई है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी किस प्रकार से हमने ये फाइंड आउट किया। ये चीज जैसे ही निकली, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो मैंने आपको बेस बताया, अब यहां से ट्रिक क्या निकलेगी उसको समझ लीजिए आप। यदि मैं बात करता हूं आपको के आपकी टर्म में आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, के मतलब रेट कांस्टेंट की टर्म में आपको एक्सप्रेशन देगा, तो आपको चाहे ए की टर्म में पूछे चाहे एनर्जी की टर्म में पूछे, किस प्रकार से फाइंड आउट करना है उसको देखो आप। यदि मैं के को ए के साथ कंपेयर करता हूं, रेट कांस्टेंट को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ कंपेयर करता हूं, तो सेम डाटा एटीजी यूज किया जाता है। K1 था, A1 काम में लिया गया, K2 की पावर 2 था, A2 की पावर 2 काम में ली गई, और नीचे जाकर के K3 था तो नीचे जाकर के A3 आया। इट मींस K का जो डाटा होगा वो ही आपका A का डाटा होगा, एज इट इज सेम पैटर्न में रहेगा। लेकिन एनर्जी में क्या हो जाता है उसको समझो। एनर्जी में क्या हुआ कि वो चीज एडिशन होते हुए आगे फॉरवर्ड होगी। कैसे, K1 का E1 बनेगा, K1 का E1 बन गया, सेट दैट इज। अब देखिए K2 का क्या है, एडिशन तो होगा, एडिशन प्लस के साथ में K2 के पावर में जितना भी रहेगा वो हमेशा आगे आ जाएगा, जो पावर में रहेगा वो हमेशा आगे आ जाएगा। तो यहाँ K2 की पावर 2 है तो 2E2 हो जाएगा, और नीचे से ये है तो पहले साइन माइनस का आएगा और फिर एज इट इज E3 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सेम चीज मैं आपको समझा दूं, ये तो मैंने बात करी आपको इस बेस इक्वेशन को काम में लेके। यदि आपको ये जो डाटा आपको दिया गया था मैंने, यदि ये आपसे इस प्रकार से फॉर्मेट में देता कि K इज इक्वल टू K1 की पावर 1/2, K2 की पावर 3, क्लियर है यहां पर, और आपको दे दे 2K3 की पावर 2, इस फॉर्मेट में दे दे, तो आपको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है उसको समझो। यदि मैं इसमें ए की बात करूंगा तो ए तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान से देखना, A1 1/2, A2 की पावर 3 एंड A3 की पावर 2। ये तो आपका सिंपल बन जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है।
मुद्दा क्या है आपका कि इसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी वाली टर्म में कैसे कन्वर्ट करूं, दैट्स इट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखना मैंने लिखूंगा तो मैंने कहा एडिशन होते हुए निकलेगा, तो K1 को मैं लिख दूंगा E1, पावर में है तो वो आएगा 1/2, देन प्लस प्लस K2 है तो E2, पावर कितनी है 3। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो यहां पर आएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। अब ये जो आगे वाला 2 है, ध्यान से समझना, आगे वाला 2 जो है ये कंसिडर नहीं करना है, केवल जो पावर वाला डाटा है वही कंसिडर करना है। तो पावर में कितना है 2, तो आ जाएगा आपका ये जो डाटा है, सॉरी ये डाटा आपका कहां आ जाता है आगे, ये इसके आगे आता है 2 के साथ में क्या आ जाएगा E3। तो आपका ये वाला जो 2 है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको समझाने की बात कर रहा हूं, ये वाला आपका एनर्जी की टर्म में कंसीडर नहीं होगा, पावर वाली वैल्यू आगे आ जाती है, दैट्स इट। क्लियर है यहां तक मेरी बात? अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में जो डाटा गया है उसको समझो। अब क्वेश्चन का जो आपका रेट कांस्टेंट है वो है K1 की पावर 3/2, K3 की पावर 2/3 एंड K2 की पावर 1/4। इसको यदि मैं एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट करूं तो ध्यान से समझिएगा, E1 की पावर 3/2, तो 3/2 इसके आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है, प्लस K3 है, ध्यान से देखना K3 ऊपर है और पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो 2/3 और यहां पे क्या आ जाएगा E3, और माइनस नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, पावर 1/4 है तो पावर 1/4 K2। ये आपका क्या निकल के आएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकल के आएगा। किसके लिए, इस वाले रेट कांस्टेंट के लिए। क्लियर है? अब सिंपल आपको ईच स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है 50, 590। तो डाटा फिल करो इसके अंदर, E इज इक्वल टू 3/2 इंटू E1 कितना है 50 प्लस 2/3 इंटू E3 कितना है 90। ध्यान दीजिएगा रेस्पेक्टिवली बोला है, यहीं पे आपकी गलत होगी यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है 1/4, K2 की बात कर रहा है 500, ठीक है, करिए यहां पर 25, 30 और यहां पर हो जाएगा 125। तो आपको ओवरऑल कितना मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा यहां पर 75 प्लस 60 माइनस 125 इज इक्वल टू 135 माइनस 150 इज इक्वल टू 10। तो ध्यान दीजिए ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी जो आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है 10। इस मींस जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी यहां पर कि मैंने ट्रिक आपको क्या बताई कि इस के को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, इस के को आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को कैसे कन्वर्ट करना है। यदि ये आ गया तो आप इजीली सवाल सोल्व कर लेंगे। अब ध्यान से समझना, ये एडवांस सवाल है कि आपको डाटा उसमें पुट करवा के आपसे रिजल्ट पूछे इन मैथमेटिकल टर्म। अब तक सवाल क्या आया है कि आपको इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और उसको आपको एक्टिवेशन एनर्जी टर्म में पूछा है, तो यहां इस टर्म को आपको बना करके आपसे 4 ऑप्शन बनाए। तो उसमें क्या किया है, कई बार इन डाटा को पावर में रख दिया, कई बार इन डाटा को साथ में लेते हुए कुछ टर्म्स को आपके पावर में भी रख ली। तो दोनों तीनों टर्म्स इस प्रकार से एक्सप्रेशन बनाते हैं 4 ऑप्शन में से कि आपका केवल एक ही सही होगा। वो आपको पहचानना है कि एनर्जी की टर्म में जाना है तो एडिशन करते हुए इन पावर को मुझे कहां लेके आना है, आगे लेके आना है। और यदि इसके आगे कोई डाटा है तो वो आपको एनर्जी के टर्म में कंसिडर नहीं करना है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो वन वेरी 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 इंपोर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम आने वाले में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि किस पैटर्न से आपको इसको सोल्व करना है। आपको पहले बेसिक एक्सप्रेशन समझाया, उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया ट्रिक के थ्रू। ये क्वेश्चन इतना सा था, केवल वो सब आपको एक्सप्रेशन बताना था कि ये कहां से निकल के आता है। दैट्स इट। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से समझिएगा। The rate constant for a first order reaction becomes 6 times when the temperature is raised from 350 Kelvin to 400 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction. समझिएगा, अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन कहां होता है वो आप देखिए। आपसे रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में दिया है और
बोला है 6 टाइम राइज का है। किस प्रकार से राइज किया? जब आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है 350 टू 400 केल्विन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये आपको डाटा दिया गया है और आपको किस यूनिट में पूछा है? किलो जूल पर मोल। यदि ये डाटा आपसे गेट में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो गेट में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या ध्यान देना है कि ऑप्शन तो पहली बात होंगे नहीं, फिजिकल का क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम टाइम। सेकेंड थिंग, आपको जो यूनिट दी गई है उस यूनिट को आपको दिमाग में रखना है। और इसके साथ में नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखने की वो ये है कि आपको यदि जो इसमें यदि वैल्यू काम आने वाली जो वैल्यू होगी वो देगा आपको। यहाँ पर मान लीजिए आपको आर की वैल्यू काम में आने वाली है तो आर की वैल्यू आपको जिस फॉर्म में दे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आपको इस प्रकार से वो देगा। ध्यान से समझना कि आपको 8.314 दिया है या 8.31 दिया है या 8.32 दिया। जब भी आपको डाटा दिया तो उतना ही अप्लाई करना है यदि गेट का क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपसे इंटीजर वाले क्वेश्चन में ये डालेगा तो आपको डाटा फिल करना पड़ेगा। तो उस वाली सिचुएशन में जो आपको वहां पर क्वेश्चन में दिया गया है डाटा उतना ही आपको काम में लेकर के चलना है। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये मैं बात करता हूं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए सवाल आपको ऑप्शन के साथ सेक्शन सी में पूछा जाएगा तो आपको इसको किस प्रकार से सोल्व करना है वो समझिए। जब आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जा रही है और आपको टेम्परेचर के दो डाटा दिया गया है तो आपको क्या है कि एक इक्वेशन है वही आपको काम में लेगा। फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बोला था अपन पहले, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लें कि किस प्रकार से एक्सप्रेशन इसका निकल के आता है, फिर उस इक्वेशन को हम डायरेक्ट याद करेंगे। समझना इसका किस प्रकार से एक्सप्रेशन निकल के आता है, पहले मैं आपको बेसिक उसका पीछे का बात बता देता हूं। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आरएमएस इक्वेशन क्या होता है कि k इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA बाई RT। ये हम पढ़ के आए, क्लियर है। इसको मैं ln की फॉर्मेट में लिखता हूं तो मैं कहता हूं ln A इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT। यही लिखते हैं हम इसको। अब ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। यदि यहां पर जो ये A है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है तो हम क्या करते हैं कि ln K का विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे ही मैं ln K का टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा d बाई dt ln K इज इक्वल टू d बाई dt ln A माइनस d बाई dt EA बाई RT। समझिएगा, इसको मैं फोल्ड करता हूं तो ये वाला कांस्टेंट रहता है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट वैल्यू है। ये डाटा पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। ध्यान से समझिए, ये क्या निकल के आएगा उसको समझो। तो ये जो आपका डाटा निकलेगा ये हो जाएगा आपका ln K। इसको मैं ऐसे कैसे लिखूं आप समझना इसको। तो यहां पर ये टर्म क्या हो गया आपकी 0, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट का यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो क्या हो जाता है आपका 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां पर EA बाई R क्या है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे 1 बाई T का। जब मैं इसके साथ डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे जो मिलता है वो होता है आपका EA बाई RT स्क्वायर। किस प्रकार से निकलेगा मैंने आपको जब क्वांटम पढ़ा था, मैं आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब समझिएगा, जैसे ही ये डाटा यहाँ पर निकला, अब अपने को इंपोर्टेंट क्या है उसको समझो कि इस वाले का यदि मेरे को दो प्रकार से क्या किया गया हो, आपको टेम्परेचर T1 से T2 दो टेम्परेचर कंडीशन अप्लाई करनी हो तो इसके अंदर जैसे ही मैं टेम्परेचर कंडीशन अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा इसका इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जब मैं लेता हूं तो ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन मैंने लिया T1 से T2 और इसका भी मैंने लिया T1 से T2, यहाँ पर मैंने ले लिया dt। अब समझिएगा, जैसे ही मैं इसको करता हूं सोल्व तो क्या होगा उसको समझना। यहां पर ये डेल बाई डेल टी आपका साथ में रहेगा। अब समझिए, जैसे ही मैंने इसका किया तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है उसको समझिएगा क्या होता है वो आपका इस वाले का आ जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू EA बाई R। ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। और 1 बाई T2 dt का करता हूं तो मेरा रिजल्ट आता है 1 बाई T1 बाई 1 बाई T2। ये आपका क्या आएगा एक्सप्रेशन निकल के आता है इसका।
चीज समझ में आ रही है मेरी बात? यहां तक मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको एनी टाइम दिमाग में रखना है। अब इस एक्सप्रेशन को यदि मैं इस वाले को जो डाटा इसको मैं K2 बाई K1 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, क्योंकि ln K2 बाई माइनस K1 को मैं इस टर्म में लिख सकता हूं। ये एक्सप्रेशन हम जब लॉग एंटी-लॉग डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, EA बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब समझिएगा, यहां जैसे हमने डिस्कस किया, ये चीज जो डिस्कस करी, अब इस फॉर्मूले को समझिए। मैं इस फॉर्मूले को यदि लॉग की फॉर्म में लिखूं, इसमें फॉर्म में मैं क्या कह रहा हूं, लॉग की फॉर्म में, तो इसका मैं लॉग लेता हूं, तो लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे ही मैंने यहाँ लॉग लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2.303 से यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस टर्म में। अब समझिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक हम पहुंच गए और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। अब ये फॉर्मूला हमको क्यों काम में लेना पड़ा, मैंने कहा यदि आपको टेम्परेचर में दो कंडीशन दिए हैं, यहाँ पर 350 और 400, इस वाली सिचुएशन में आपको क्वेश्चन देगा तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ से आपको यदि प्रेशर वाली टर्म पूछे तो P2 P1 लगा के आपको यहाँ पर E1 की जगह आपको डेल्टा S एंथैल्पी दे सकता है जब हम थर्मो की बात करें। तो ये ऐसी एक बेस इक्वेशन है जिसको हम काम में लेते हैं वन टर्म। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? तो ये इक्वेशन को हम काम में लेते हैं जब आपको टेम्परेचर में वेरिएशन मिले और आपको फिर दोनों में कंपेरिजन करवाए। देखो आपको यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम 6 टाइम बेंडर है, तो रेट कांस्टेंट जो आपका इनिशियल है वो उसका सेकंड टाइम जैसे टाइम टेम्परेचर राइज किया तो वो उसका 6 टाइम हो गया। इट मींस स्टार्टिंग में मान लीजिए कि आपका वो K1 है, तो आपका जब K2 की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 6 टाइम किसका हो गया, K1 का। K1 का कितना है, वो 6 टाइम है। क्लियर है मेरी बात? K1 का कितना है, 6 टाइम। या मैं कह दूं K1 आपका कितना है, K है, तो K2 क्या हो जाएगा, K1 का 6 टाइम है। दैट्स इट। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। समझ में आ रही मेरी बात? अब ध्यान से दीजिए, यदि ये है तो इस डाटा को मैं यहाँ फिल करता हूं। अब समझिएगा, मैंने इसको डाटा को सोल्व किया तो मुझे क्या मिलता है उसको समझो आप। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो log 6k डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? जैसे ही इसका मैं यहां से कैसे कैंसिल, तो log k बचेगा, log 6 बचेगा अपने पास। EA बाई 2.303 R, T1 यहाँ पर मुझे 350 और T2 मुझे यहाँ पर 400 मिला हुआ है। क्लियर है? अब समझिएगा, जैसे ही मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखिए यहां पर आपका ये log 6 है और आपको यहां पर क्या है, EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू R, और इस डाटा को मैं लिखता हूं कि आपका हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। यहां तक क्लियर है मेरी बात? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा। अब जैसे ही मैंने इसको लिखा, मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, EA, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है जो कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये फाइंड आउट के लिए मुझे क्या करूंगा, देना, जैसे मैंने EA रखा, ये वाला डाटा इधर चला जाएगा, तो log 6 इंटू 2.303 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 8.314 इंटू ये वाला डाटा इधर जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा इधर T1 T2 डिवाइडेड बाई T2 बाई T1। ध्यान से देखना, इस फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको जैसे ही मैं डाटा को सोल्व करता हूं तो देखो log 6 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू T1 कितना है आपका 350 इंटू 400 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो आपका 400 माइनस
350 अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 50 आ गया और ये आ जाएगा 14,000, ये 14,000। तो इसकी अब कैलकुलेशन हम ओवरऑल करते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद में जो मुझे रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को पहचानना कि मुझे क्या मिलेगा। एक बात देखिए, समझने की कोशिश करना कि अब यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आएगा आपके सामने वो क्या रिजल्ट होगा उसको समझिए। यहाँ पर जो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और लॉग निकालेंगे तो आपका जो डाटा निकल के आएगा वो आएगा 41,697। ये आपका क्या आ रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल पर मोल। क्लियर है? यहाँ पर आपको किस टर्म में पूछा है, किलो जूल पर मोल में, तो आप जैसे इसको किलो जूल पर मोल में फाइंड आउट करेंगे तो 41.697 किलो जूल पर मोल ये फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं 41.7 किलो जूल पर मोल। तो आपकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकल के है वो कितनी आ रही है, 41.9। इट मींस जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान दीजिए, एक तो कंपेरिजन करवा रहा है आपको K1 K2 दे करके और आपको टेम्परेचर वेरिएशन दिया है, तो आपको इक्वेशन कौन सी काम में लेनी है, ln K2/K1 = EA/R 1/T1 - 1/T2। क्लियर है? इस इक्वेशन को लेना है, ln की टर्म में दिया था। यदि गेट का क्वेश्चन तो आपको वहां पर कैलकुलेटर अलाउ है वर्चुअल, तो कैलकुलेटर जब अलाउ है तो आप वहां पर ln की टर्म में लेके उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। यदि नहीं है नेट के हिसाब से तो आपको यहाँ पर log की फॉर्म में लेकर के आप सोल्व कर सकते हैं, log से आपको सबको याद। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस फॉर्म में आपसे सवाल बन सकता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आपसे ग्राफिकल या प्लॉट के फॉर्म में आपसे डाटा देकर के क्वेश्चन पूछता है। और इस वैरायटी के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि यदि आप इस वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यदि है, आपको फॉर्मूला आता है, ग्राफ प्लॉट करना आता है, तो आप इस वैरायटी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। यदि आपको यहां पर इश्यू आता है तो आपका जो रिजल्ट है वो यहां पर आपका इस क्वेश्चन का नेगेटिव आ सकता है। कैसे, उसको समझना, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज फिर डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने एग्जाम बूस्टर के अंदर। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, रेट कांस्टेंट के ऑफ अ रिएक्शन वेरी विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। इक्वेशन क्या है, log K = कांस्टेंट माइनस EA/2.303 R 1/T। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी है। ये क्या है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर log K वर्सेस 1/T, देन स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिलता है जिसका स्लोप -6670 K इज ऑब्टेन्ड। ये आपको इसका स्लोप मिलता है और द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन हमको यहाँ पर डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है आपको यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको इस इक्वेशन को काम में लेते हुए इसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है। स्लोप का वैल्यू ये क्या है और आपको ये बता रखा है कि जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। अब यहां तक बात समझना कि ये इस इक्वेशन को हम किसकी इक्वेशन के साथ में कंपेयर करें। यदि हमको इक्वेशन कंपेयर करना आता है तो हम इस सवाल को कर जाएंगे, वरना ये सवाल हमारा नहीं हो पाएगा। अब देखो 4 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है, इसको यदि मैं आप लिंक करें तो आपको पता लगना चाहिए कि एक तो पहचान क्या करोगे कि ये इक्वेशन काइनेटिक्स का ही है ये सवाल, तो यहां पर आपको दिया गया एक्टिवेशन एनर्जी, जो टर्म आपकी मैक्सिमम टाइम काइनेटिक एनर्जी के अंदर ही काम में आती है। तो आप इस इक्वेशन को लिंक करेंगे किसके साथ, उसको समझना। जो इक्वेशन है आपकी K = A एक्सपोनेंशियल की पावर EA/RT, ये आपकी क्या है, बेस इक्वेशन है आरएमएस की। ठीक है, ये बेस इक्वेशन है। इसका यदि मैं ln लेता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगा, समझिएगा। ln ले रहा हूं पहले मैं इसका, ln K = ln A - EA/RT, यही बनेगा यदि मैं इसका टेकिंग ln। यदि मैं इसका log लेता हूं तो log लेने पर क्या हो जाएगा उसको समझिएगा,
log k is equal to log of a minus EA divided by 2.303 RT। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो आप, क्या आपको डाटा मैच कर रहा है कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे log k कांस्टेंट log a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। क्यों, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये आपका एक आरएस कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट का log आपकी कांस्टेंट वैल्यू में आएगा, दैट्स इट। माइनस ई अपॉन दिस डाटा 2.3 ई अपॉन दे डाटा अपने को मिल रहा है। इट मींस इस इक्वेशन को काम में लेके चलेंगे। अब समझिएगा, यदि इस इक्वेशन का आपको प्लॉट बनाना आता है तो आप इस इक्वेशन का प्लॉट भी बना देंगे, समझना मेरी बात। तो यहां पर क्या हो रहा है उसको समझो। यदि मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो log k वर्सेस 1/t का प्लॉट है आपका। इट मींस जो आपका प्लॉट आएगा वो आपका क्या होगा, उसको समझिएगा कि log k और 1/t। तो इंपॉर्टेंट चीज समझना यहां पर क्या है, वो यदि आपको आता है तो आप इसको फाइंड आउट कर लें। यहां log k और log 1/t में देखें तो y बराबर mx माइनस c का प्लॉट है। ये किसका प्लॉट है, ये आपका डाटा है y का, ये आपका डाटा है mx और माइनस c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, जिसको मैं इंटरसेप्ट की तरह ट्रीट करूंगा। m यहाँ पर स्लोप को इंडिकेट करेगा। अब जब प्लॉट बनाते हैं तो प्लॉट आपका क्या होता है, y बाई x का प्लॉट होता है। तो आपको क्या मिलता है, m। यदि मैं y को x के प्लॉट करता हूं तो m मुझे स्लोप मिलता है। तो इसको काम लेता हूं, जब मैंने यहां पर देखा तो यहां पर मैंने एक्सिस y एक्सिस पे log k लिया और x एक्सिस पे 1/t लिया। तो आपको जो प्लॉट मिल रहा है वो आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। बट ध्यान दीजिए यहां पर y बराबर mx प्लस c नहीं है, माइनस c है। इट मींस गिरता हुआ प्लॉट बनेगा, लीनियरली डिक्रीजेस प्लॉट बनेगा। तो यहां जब प्लॉट आएगा वो आएगा आपका इस प्रकार से प्लॉट होगा, समझना, इस प्रकार से प्लॉट आएगा। तो यहां ये डाटा तो आपका इंटरसेप्ट कहलाता है, इंटरसेप्ट में आ जाएगा जो वैल्यू है आपकी log a के इक्वल, जो इसने यहां पर कांस्टेंट कह करके काम में लिया है, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर जो स्लोप आएगा वो स्लोप की वैल्यू क्या है उसको देखो आप। जो आपका स्लोप है यहां पर वो है माइनस EA बाय 2.303 R। ये यहां पर क्या कहलाता है आपका स्लोप का वैल्यू, क्योंकि 1/t के बीच में यहां पर हमने प्लॉट किया है। तो ये आ गया आपका स्लोप का वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या है उसने कि आपसे पूछिए एक्टिवेशन एनर्जी और आपको डाटा दिया गया है स्लोप का। तो क्या इस डाटा के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट है क्या, यस। इसके अंदर आपका EA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को। ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछा है, स्लोप की वैल्यू आपको दी गई है -6670। तो उसको काम में लेते हुए अब हम मूव करेंगे हमारे आंसर की तरफ, समझने का। अब समझिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, तो जो आपको यहां पर गिवन है उसको समझो और उस इक्वेशन को कंपेयर किया तो मैंने देखा स्लोप का वैल्यू कितना आ रहा है आपका -EA बाय 2.303 R, और वैल्यू कितना मिला है आपको -6670। ये आपका क्या है, स्लोप का वैल्यू गिवन है और ये आपका स्लोप का मान अकॉर्डिंग टू प्लॉट अपन को मिल रहा है। कंपैरिजन किया तो आप देखिए इस माइनस से मैं इस माइनस को कैंसिल कर देता हूं तो बचेगा क्या आपका EA डिवाइडेड बाय 2.303 R इज इक्वल टू 6670। अब देखना मुद्दे की बात क्या है कि यहां जो R दिया गया है वो हमको क्या लेना है, दैट्स इट। R की वैल्यू यदि आप जो गेस कांस्टेंट है वो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा। ऑप्शन यदि आपको किसमें पूछा है, जूल पर मोल, तो आपको जूल वाला R का वैल्यू लेना है। यदि कैलोरी में पूछेगा तो कैलोरी में, लीटर एटमॉस्फेयर वाला पूछेगा तो लीटर एटमॉस्फेयर में। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जूल वाला टर्म लिया है तो इसका मतलब R का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाला डाटा लेना है। आपको क्या लेना है, ये वाला डाटा। तो समझिए यहां पर इस डाटा को काम लेता हूं तो यहां पर आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे रीसफल के दौरान, तो 6670 मल्टीप्लाइड 2.303 इंटू 8.314, ये आपका डाटा आ गया। तो यहां पर जब इसको आप
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डाटा निकल के आएगा आपका वो कितना आता है 127 कितना आएगा 127 ये आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा निकल के 127,711.43 ये आपका जूल पर मोल में आ गया। आपको पूछा किस में डाटा में किलो जूल में, ध्यान दीजिएगा किलो जूल में पूछा है तो आपको किलो जूल वाला जो बचेगा उस पोर्शन को आपके लिख के आना है गेट में यदि इंटीजर में आता है। ये नहीं कि जो जूल वाला आ रहा है उसी को हमने डाल दिया, क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अब समझिए तो यहां पर जो आपका ये निकल के आएगा वो आ जाएगा 127.71 किलो जूल पर मोल, ये निकल के आ गया आपका फाइनल डाटा। तो यहां पर जो रिजल्ट निकलेगा आपका ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा एक्टिवेशन एनर्जी का। तो आप देखिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको चलना पड़ेगा। इंपोर्टेंट यहां पर एक तो प्लॉट ड्रॉ करना चाहिए ताकि आप प्लॉट के दौरान यदि स्लोप का डाटा दिया गया है तो स्लोप में क्या वैल्यू पूछी गई है, क्या वही इक्वेशन आपका क्वेश्चन के अंदर वही चीज पूछी है क्या, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार से सोल्व किया मैंने आपके सामने ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डिस्कस किया क्योंकि प्लॉट के बेसिस पे आपका आजकल क्वेश्चन आपसे पूछना वो स्टार्ट कर चुका है। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ये हमने यहाँ पर 3 मेजर क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो आपको बेसिकली सेक्शन सी या मेजर पार्ट के लिए आपसे काइनेटिक्स में पूछा जाएगा। तो इसका पैटर्न आपको बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो वैरायटी में ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ओवरऑल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आपसे ओवरऑल जो आपको रेट कांस्टेंट है उसके बेसिस पे पूछेगा। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट तरीके से इनको समझना है किस प्रकार से हमने सोल्व किया है, ट्रिक क्या निकालनी है और इसका एक्सप्रेशन क्या कहता है, इसकी जो कंसेप्ट है वो क्या बताता है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्लियर है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।